हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी तक हमने देखा कि जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और कितने टाइप्स हैं। बट अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी वो सब अच्छी थी। कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, कैसे कंपेयर करना चाहिए, जीडीपी की क्या इम्पोर्टेंस है, जीडीपी को मेज़र करना क्यों ज़रूरी है, कैसे कंपेयर करते हैं, कौन सी कंट्री कैसे मेज़र करती है, ये सब तरीके देखे। पर जीडीपी में एक प्रॉब्लम भी है। जो जीडीपी हमें एक फिगर देती है, वो एक मिसलीडिंग फिगर भी हो सकता है। वो कैसे? ये हम सीखेंगे इस लेक्चर में और इसी लेक्चर में हम समझेंगे रियल जीडीपी क्या होता है। ठीक है? तो चलते हैं आगे। जो आज तक हमने जीडीपी की बात की, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, जितने भी हमने जीडीपी की बात की, वो सब हमारी नॉमिनल जीडीपी थी। तो आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि हमारी नॉमिनल जीडीपी इतनी है, हमारी नॉमिनल जीडीपी इतनी है, उसका कंपैरिज़न इतना है। बट अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स ज़्यादातर बात करेंगे रियल जीडीपी कितनी है, इस कंट्री का रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी क्या है, तो वो समझेंगे आज हम। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, जैसा हम करते हैं आज तक। एक मोबाइल कंपनी एक मोबाइल बनाती है 10,000 रुपए का, कोई भी मोबाइल लीजिए। तो हमने जैसे सीखा एक्सपेंडिचर मेथड में कंजम्पशन, तो कंज्यूम हम कर रहे हैं एक मोबाइल को। एक मोबाइल हमने खरीदा 10,000 रुपए का, और पूरी कंट्री में ऐसे 100 मोबाइल बनते हैं। एक हाइपोथेटिकल नंबर है, एक एक्स नंबर है, ऐसा मान के चलिए कि 100 मोबाइल बनते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशन। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हुआ? 10 लाख रुपए। तो आपकी जीडीपी हो गई पूरी कंट्री की। ठीक है। अब अगली साल आपने देखा, जो इस साल 10 लाख जीडीपी है, वो अगले साल 11 लाख हो गई। तो आपने कहा यार जीडीपी ग्रो हो रही है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो मोबाइल आज 10,000 का बिक रहा है, वो अगले साल 11,000 का बिक रहा हो, और प्रोडक्शन हमारा 100 का 100 ही है। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 11,000 मतलब 11,000। तो कितना हुआ? 11 लाख बन गया। पर हमारी ग्रोथ कहाँ हुई? बट जीडीपी हमें दिखा रही है 1 लाख की ग्रोथ हुई है। तो ये आपका नॉमिनल जीडीपी इसलिए कई जगह पर आपको सही फिगर्स नहीं देती है, सही इंडिकेटर नहीं है कि आपकी ग्रोथ ठीक से हो रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक इन्फ्लेशन अपना रोल प्ले करता है। तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं एग्जाम में लिखने के लिए? वैल्यू क्या रहेगी किसी भी प्रोडक्ट की? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। एक अगर लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 11,000, 11,000 का एक मोबाइल है, 2 लेंगे तो 22,000 का हुआ, 3 लेंगे तो 33,000 का हुआ, वो डिपेंड करता है। तो आपके प्राइस से आपकी जीडीपी ऊपर नीचे हो रही है। तो प्राइस कैसे बढ़ते हैं? महंगाई से। कम कैसे होते हैं? महंगाई कम हो रही है। महंगाई अगर बढ़ेंगे कैसे? महंगाई ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके से हमारी जीडीपी को इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, एक बहुत ही मिसलीडिंग फिगर देता है। हमने क्या बात की थी प्रोडक्शन मेथड में, कि नया प्रोडक्शन क्या हो रहा है, नया प्रोडक्शन क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है आपका, तो उस हिसाब से जीडीपी बढ़ती है। बट यहाँ तो प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं। पहले भी 100 मोबाइल बन रहे थे, अभी भी 100 मोबाइल बन रहे हैं। तो अभी इस चीज को, इस एरर को काउंटर करने के लिए एक नई टर्म कॉइन की और नया डेफिनेशन को कॉइन किया। उसका नाम है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी में हम हर साल का प्राइस अलग अलग नहीं देखते हैं, हम एक बेस ईयर मान लेते हैं। बेस ईयर मान लेते हैं हम 2021। 2021 में 10,000 रुपये मोबाइल का दाम था और 100 यूनिट बनाई पूरी कंट्री ने मिलके, तो 10 लाख रुपए उसकी जीडीपी हो गई। अब अगले साल 2022 में आ जाते हैं हम। 2022 में देखा 11,000 प्राइस हो गया है मोबाइल का, बट हम यहाँ रियल जीडीपी काउंट कर रहे हैं, तो हमें बेस ईयर देखना है। बेस ईयर मतलब 2021 में प्राइस क्या था। तो 2021 में प्राइस था 10,000, अभी भी 100 मोबाइल ही बना रहे हैं हम पूरी कंट्री में, तो हमारी रियल जीडीपी अभी भी 10 लाख ही रहेगी। तो ये आपको कितना क्लैरिटी से बता रहा है कि जीडीपी आपकी ग्रो नहीं की है। आपका जो फिगर्स हैं, जो आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ी है, वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है। ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। अगर 2023 में 10,000 हमारा बेस ईयर है 21 का, और 2023 में हम कैलकुलेट करते हैं, वहां पे हम 200 मोबाइल प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट डबल कर देते हैं।
ऐसा होता नहीं है बट ईज़ियर कैलकुलेशन के लिए मान के चलते हैं। तो 20 लाख रुपए आपकी जीडीपी हो गई। तो आप यहाँ देख पाएँगे ओके रियल जीडीपी इज़ ग्रोइंग 100%। तो आपका यहाँ पे रियल जीडीपी आपको सही फिगर दे रही है कि हाँ, आपका प्रोडक्शन बढ़ा है क्योंकि आपने बेस ईयर लिया हुआ है। बेस ईयर मतलब आप फिक्स कर देते हैं प्राइस को। कांस्टेंट प्राइस से आप कंपेयर करते हैं कि आपकी जीडीपी कितनी बढ़ी है। वहीं वो 300 हो जाएँगे तो वो 30 लाख आपकी इकोनॉमी हो जाएगी, जीडीपी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके और भले ही 2024 में कुछ भी रेट है मोबाइल का, ड्यू टू इन्फ्लेशन हो सकता है वो 12,000 हो, 13,000 हो, 11,000 हो, कुछ भी हो। पर यहाँ पे हमें देखना है कि प्रोडक्शन कितना इंक्रीज़ हुआ, वैल्यू एडिशन क्या हुआ, ठीक है? उस हिसाब से हम जीडीपी निकालेंगे। तो रियल जीडीपी आप समझ गए क्या होता है? बहुत ही आसान था। प्राइस को हम इन्फ्लेशन को हम वहाँ से हटा देते हैं पिक्चर से और एक बेस ईयर लेके चलते हैं और उस बेस ईयर से हम निकालते हैं कि कितना ग्रो किए हम प्रोडक्शन वाइज़। तो ये हमें क्लियर पिक्चर देगी। तो जब अगर 2 इकोनॉमिस्ट बात करेंगे, तो वो बात करेंगे रियल जीडीपी की। तो जैसे आपने कई बार सुना होगा, आपको लगता है कि कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो वो लेफ्ट विंग से है या फिर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि इकोनॉमी इज़ नॉट इन द गुड शेप। बहुत सारे आपने बीबीसी और ये सब पे देखा होगा, लाइक गवर्नर्स एंड दे आर टॉकिंग बट आप बोलते हो, हमारी इकोनॉमी तो 7% 8% से ग्रोथ कर दी है और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ऑफ द वर्ल्ड। बट हम फास्टेस्ट और हमारा इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। हमारा अगर पिछले 10 साल का इन्फ्लेशन लेके चलें, तो वो कुछ 5 या 5.2 या 5.3 या 4.9 कुछ इस ब्रैकेट में घूम रहा है। और हमारी आरबीआई को भी डायरेक्शन है कि हमें इन्फ्लेशन को मैनेज करना है 4 से 6 के बीच में। तो हमारी रियल जीडीपी क्या हुई? अगर हाइपोथेटिकली मान लें कि हमारा 4% इन्फ्लेशन है और 7% हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रो हुई है, तो हमारी रियल जीडीपी 7 माइनस 4 मतलब 3% से ग्रो हुई है बस। बहुत ही आसान है समझना। आप अगर मानते हैं, चाइना की बात करते हैं। चाइना का इन्फ्लेशन लेस देन 2% रहता है, पर उसकी इकोनॉमी 6% से ग्रो कर रही है। हम 7 से कर रहे हैं, 7.5 से कर रहे हैं, वो 6 से कर रहे हैं। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, वो हमसे कम है, वो 6 से कर रहे हैं, पर उनका इन्फ्लेशन 2 से कम है, तो वो 4% से ग्रो कर रहे हैं रियल जीडीपी के टर्म्स में। मतलब उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। किस रेट से? 4% के रेट से और हमारा प्रोडक्शन किस रेट से बढ़ रहा है? 3% के रेट से। तो आप बोल सकते हो कि चाइना इज़ मच एफिशिएंट इवन टू इंक्रीज़ देयर प्रोडक्शन रेट। चाइना अपने प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने में अभी भी सक्षम है काफ़ी और हम वहाँ पे कहीं न कहीं लैग कर रहे हैं। अगर हम यूएस की बात करें, तो उनकी ग्रोथ रेट अपन देखते हैं वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहाँ पे बहुत कम स्कोप रहता है डेवलप्ड इकोनॉमी में ग्रो करने का और पर वहाँ का इन्फ्लेशन भी बहुत कम रहता है। तो ऐसे ही हम निकालेंगे उनकी नॉमिनल जीडीपी क्या है माइनस इन्फ्लेशन एंड देन दैट विल गिव यू रियल जीडीपी। बिल्कुल आसान से शब्दों में अगर हम बात करें तो। इवन अगर हम 10 साल का डेटा देखें, तो चाइना का इन्फ्लेशन यूएस से कम है। बट इट डज़ नॉट मीन कि यूएस स्टेबल कंट्री नहीं है और डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है। इसलिए चाइना तेज़ी से ग्रो कर रहा है और यूएस धीमे-धीमे ग्रो कर रहा है। तो ये रियल जीडीपी हमें क्लियर पिक्चर बताती है कि क्या है मार्केट की कंडीशन, क्या है आपकी कंट्री की कंडीशन, किस रेट से आप ग्रो कर रहे हैं और जब भी 2 इकोनॉमिस्ट बात करेंगे, तो वो रियल जीडीपी की बात करेंगे। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि नंबर बहुत अच्छा दिख रहा है पर प्रॉब्लम क्या है? तो आप रियल जीडीपी का नंबर वहाँ कोट कीजिए। दिस इज़ अ प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन इज़ अ प्रॉब्लम। हम इन्फ्लेशन में भी पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, कम होता है, बट इन्फ्लेशन आप बिल्कुल मीडियम नॉर्मल टर्म में आप जेनेरिक टर्म में समझते हैं। इन्फ्लेशन मतलब दाम बढ़ना या कम होना। जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो दाम बढ़ रहे हैं, कम हो रहा है तो कम हो रहे हैं। तो जब दाम बढ़ते हैं तो हमारी जीडीपी भी एक फिगर बढ़ाती है। ये हो गई हमारी रियल जीडीपी। दोस्तों आप अभी बोलेंगे कि हम ये बेस ईयर किस हिसाब से डिसाइड करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से बेस ईयर डिसाइड कर सकती है। ओके, यहाँ अभी बहुत सारी महँगाई हो गई है, तो इसके बाद बेस ईयर डिसाइड करेंगे, तो रियल जीडीपी को अपन इम्पैक्ट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं, बेस ईयर के लिए भी बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे नॉर्म्स बनाए गए हैं इकोनॉमिस्ट के द्वारा। तो बेस ईयर का अगर हम डिसाइड करेंगे, तो 2-3 चीज़ हैं जो इकोनॉमिस्ट को या गवर्नर्स को या आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो डिसाइड करते हैं दिस विल बी आवर बेस ईयर फॉर दिस नेक्स्ट 10 इयर्स और 5 इयर्स जो भी आप टाइम डिसाइड करते हैं कि हम
इस बेस ईयर से अगले 10 साल रियल जीडीपी की कैलकुलेशन देखेंगे। तो वो बेस ईयर कैसे डिसाइड होता है? एक तो वो बेस ईयर पे आप पे सफिशिएंट डेटा होना चाहिए। सफिशिएंट डेटा कैसे? जैसे लास्ट बेस ईयर था जो, वो 2011 और 12 था। तो वहाँ पे आपके पास सफिशिएंट डेटा होगा। अभी जो बेस ईयर चल रहा है वो 2022 और 23 वाला चल रहा है। जो 2022 और 23 में हमारे किसी भी प्रोडक्ट के दाम थे, उससे हम कंपैरिजन करते हैं कि कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और क्या बिहेवियर है इन्फ्लेशन को कट कर सके। बट बेस ईयर को डिसाइड करने का तरीका क्या है कि वो ईयर पास से पास होना चाहिए, सफिशिएंट डेटा होना चाहिए और नॉर्मल से होनी चाहिए। तो अगर हम पहला बेस ईयर की हम बात करें, तो समवेयर 97 आपका, नॉट समवेयर, 97 में ही हमारा फर्स्ट बेस ईयर था। आप इसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से याद रख सकते हैं कि जब ये युद्ध हुआ तभी हमारा बेस ईयर का वही ईयर था। तो आप बोलेंगे कि वो नॉर्मल ईयर कहाँ था? वो नॉर्मल ही था, वो 13 दिन की वॉर थी, फटाफट खत्म। इतनी बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। 93,000 सोल्जर को खाना खिलाना नॉर्मल सी ही है, दैट वी कैन डू। वी आर अ बिग इकोनॉमी। ओके, सो वी आर अ बिग इकोनॉमी। नाउ लेट्स मूव इनटू द आफ्टर 10 ईयर्स, देन वी हैव मूव्ड इनटू 81। 10 साल के बाद हम मूव कर गए 81। 81 वाज अ बेस ईयर। देन 10 साल के बाद हमारा 91 होना चाहिए, बट 91 वाज नॉट अ नॉर्मल ईयर, क्योंकि वहाँ पे आपका यूएस ने इराक को इन्वेड कर दिया था, या फिर आप बोलें इराक ने कुवैत को इन्वेड कर दिया था। तो वहाँ से प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत हुए थे, और हम भी, हमारे इंडिया इकोनॉमी के लिए भी वो नॉर्मल ईयर नहीं था, क्योंकि हमें लिबरलाइजेशन जो भी रिफॉर्म्स करने थे वो हमने किए, और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हमें करने थे वो हमने किए। तो वो हमारे लिए बेस ईयर सही नहीं था। तो हमारा जो बेस ईयर बना वो 92 93 वाला बेस ईयर बना। उसके बाद हमने वहाँ से बेंचमार्किंग शुरू की कि ये जो 93 में या 92 में दाम है किसी भी चीज़ का, उससे हम अगले 10 साल रियल जीडीपी देखेंगे। तो अगली 10 साल कब आते हैं? 2001 में, पर वो भी नॉर्मल ईयर नहीं था, क्योंकि हम पे सैंक्शंस भी थे, और आपका यूएस ने अफ़गानिस्तान और इराक को इन्वेड किया, या फिर आप जो भी किस पाले में हैं आप उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि वो आपने वॉर ऑन टेरर भी बोल सकते हैं अगर आप यूएस की साइड हैं। अगर आप नॉर्मल जो सोशलिस्ट साइड है या लेफ्ट विंग है उसके हिसाब से बोल सकते हो कि यूएस इन्वेडेड अफगानिस्तान। तो वो 2001 भी आपका बेस ईयर नहीं काउंट किया जा सकता। तो वो अगर हमारा अगला बेस ईयर आया 2004 और 2005, उसके बाद 10 साल के बाद 2011 और 12 आने चाहिए, बट वहाँ रिसेशन था। ठीक है? सॉरी, उसके बाद हमारा 2010 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 5 साल के बाद। तो वहाँ हमारा रिसेशन था। दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड टू गो विद 2011 एंड 12। 11 और 12 पे हमें क्यों करना ही था? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स हो गए थे। जैसे पहले एसटीडी थी, साइबर कैफ़ेज़ थे, पहले मोबाइल उतने सर्कुलेशन में नहीं थे, स्मार्ट फ़ोन्स उतने हैंडी नहीं थे। स्मार्टफ़ोन्स आए तो एप्लीकेशंस आपकी बनने लगी। एप्लीकेशन के बाद आपका बहुत सारे 2G के बाद बहुत सारे आपके मोबाइल के प्राइस बहुत ड्रॉप हो गए। तो वहाँ पे बिहेवियर पैटर्न एकदम चेंज हो रहा था। तो हमें वो ट्रैक करना है, वो हमें ट्रेन मिस नहीं करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2011 और 12 को हमने बेस ईयर काउंट किया। अब ये 10 साल के बाद हमारा 2020 और 21 में हमारा बेस ईयर होना चाहिए, बट वहाँ कोविड था, और डिमांड और सप्लाई में क्या हुआ वो हम सब ने देखा। तो दैट वाज़ नॉट अ नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर हमारा 2022 और 23 था। अब आप बोलेंगे कि 1 साल और रुक जाते या 2 साल और रुक जाते, क्यों 22-23 बनाए? क्योंकि इम्पैक्ट तो कोविड का फिर भी था। फिर से वही वाली बात, 11 और 12 वाली, बहुत सारा बिहेवियर यहाँ पे भी हमारा चेंज हो रहा था। यहाँ वर्क फ्रॉम होम हुए, यहाँ लोग इंश्योरेंस में ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे, हमारी इकोनॉमी दूसरे तरीके से सोचने लगी, हम लोकल प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो रहा था। तो 2022 और 2023 उस चेंज को कैटर करने के लिए अगर वो हमने नहीं किया तो बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर देंगे। तो दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड 2022 एंड 3 इज़ अ बेस ईयर फॉर अस। तो ऐसे बेस ईयर को डिसाइड किया जाता है। फिर से बात करते हैं, डेटा की सफिशिएंसी होनी चाहिए, डेटा आपके पास होना चाहिए, जीएसटी के बाद आपके पास हर चीज़ का अच्छे से डेटा भी आ रहा है। आपके पास
नॉर्मल ईयर होना चाहिए, अभी नॉर्मल ईयर भी है, और डेटा सफिशिएंसी हम बात कर चुके हैं, वो होना चाहिए, और प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। प्रॉक्सिमिटी आस-पास ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2011 को अभी हम 2025 में भी बेस ईयर मान के चल रहे हैं। क्योंकि वहाँ से कितने इनोवेशन हुए, मोबाइल का प्राइस कितना डाउन हो गया है, कितने टाइप के मोबाइल आ रहे हैं, और हर पहले 2011 में मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल रखना, फ़ोन रखना इज़ अ लग्ज़री। अभी हमारे घर में सबके पास एक-एक स्मार्टफ़ोन है। इवन गाँव में भी जाएँगे हम, हर एक लोग के पास एक स्मार्टफ़ोन है। पहले वो नोकिया चलता था, अब वो ऑब्सोलीट हो चुका है, तो हमें वो चेंज कैटर करना है। तो वो प्रॉक्सिमिटी भी होनी चाहिए, नॉर्मल-सी भी होनी चाहिए, और डेटा सफिशिएंसी भी होनी चाहिए। दैट्स हाउ वी आर डिसाइडिंग बेस ईयर टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। और रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपको हम समझा चुके हैं। ठीक है? तो फिर आगे बढ़ते हैं, 5 साल में करना है या 10 साल में? इसका आंसर है 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, और 10 साल से क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर वो 10 साल से क्रॉस कर रहा है, जैसे अभी किया, तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए, वो नॉर्मल-सी नहीं होगी वहाँ, इसलिए हुआ होगा, या डेटा सफिशिएंसी नहीं होगी, इसलिए हुआ होगा। तो ये सारे फैक्टर बेस ईयर को डिसाइड करते हैं। इस तरीके से वो एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं कि ओके, दिस विल बी द बेस ईयर। अब वहाँ अपोज़िशन क्या कहती है आपकी, और गवर्नमेंट जो है वो क्या कहती है, वो आपके अलग-अलग मत हो सकते हैं उसमें। क्योंकि आपको अपोज़िशन का काम ही क्रिटिसाइज़ करना है। अगर वो क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट को डर भी नहीं होगा कि उनको अभी ओके बेस ईयर फॉर्म करना, दे कैन ट्वीक। बट वी आर अ डेमोक्रेसी एंड दिस एवरीथिंग इज़ वेरी गुड हियर। वी आर नॉट चाइना। तो ये हमारी लग्ज़री है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास अपोज़िशन है। वो गवर्नमेंट को कंटीन्यूअस पुश करती रहेगी, और गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग काम करती रहेगी। तो अभी हमारा बेस ईयर क्या है, 2022 और 20, और उसके पैरामीटर्स क्या हैं वो भी आप समझ गए। अब ये डेटा पब्लिश कौन करता है, ये भी समझिए। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए अभी, 2 मेजर डिपार्टमेंट हैं, सीएसओ और एनएसएसओ। सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और एनएसएसओ क्या है? एनएसएसओ है हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो सीएसओ क्या है? जितना भी हमारा डेटा कलेक्शन है, ये हमारा सीएसओ करती है और पब्लिश करती है। हो सकता है ये आपसे पूछें। आपने कई बार हिंदू में देखा होगा कि सीएसओ इज डिलेइंग देयर डेटा, सीएसओ इज नॉट एफिशिएंट। बट हमारा सीएसओ बहुत ही एफिशिएंट है। इसका आप बैकड्रॉप भी देख सकते हैं गूगल करके। सीएसओ हमारा एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट डिपार्टमेंट है, जो इतना स्कैटर डेटा को भी कलेक्ट कर पाता है, और आपको एक इंफॉर्मेशन देता है कि जीडीपी इज ग्रोइंग बाय दिस नंबर। एंड नाउ वी हैव अ डेटा सफिशिएंसी आल्सो इन द डिजिटल मार्केट, सो नाउ दे हैव अ बेटर हैंड, सो दे कैन कैलकुलेट कि भाई ठीक डेटा हमारे पास आ रहा है, और अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे हमें क्या पॉलिसी चेंज करनी है और हम कितने परसेंट से ग्रो करें। तभी आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक अगर बोलता है कि इंडिया ग्रो करेगी 6.5% से, तो हमारा सीएसओ या फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलती है नहीं, हम 7 से ग्रो करेंगे, या हम 8 से ग्रो करेंगे, जो भी हम नंबर कोट करते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से आता है, ये कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है, ये डेल्टा वहाँ से हम कोट करते हैं। हम एनएसएसओ क्या है? एनएसएसओ क्या है? वो कलेक्ट करती है डेटा एम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का, कंजम्पशन का, जो भी आपके एक्सपेंडिचर है, और उन सब का आपका एनएसएसओ कलेक्ट करती है। बट एनएसएसओ टाइम लेता है वो डेटा को रिडीम करने के लिए, मतलब वहाँ से लेने के लिए, और एक कलेक्टिव रिपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है? और यहाँ पे एक एएसआई भी है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ उस डिपार्टमेंट को नहीं, एएसआई है आपका एनुअल सर्वे ऑफ द इंडस्ट्रीज। वो भी है, वो भी डेटा कलेक्ट करती है, और वो क्या करती है, जो अपनी फाइल प्रिपेयर करके आती है, वो सीएसए को दे देती है। पर अभी मोदी गवर्नमेंट के अंडर ये सब हमने एक सेंट्रलाइज़ प्लेस कर दिया। नाउ वन डिपार्टमेंट इज़ गिविंग यू मोर एंड बेटर डेटा, ताकि ये इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सो एवरीथिंग इज़ वन अम्ब्रेला एंड दैट्स हाउ एफिशिएंसी वर्क। यहाँ पे अलग-अलग डिपार्टमेंट एंड देयर फेडरेशन एंड दोज़ पॉलिटिक्स इज़ नॉट वर्किंग, एंड आई एम नॉट हैंडिंग ओवर दिस मच टाइम आई एम डूइंग दिस, अ डेटा लीकेज, ऑल दीज़ थिंग्स आर गॉन, नाउ एवरीथिंग इज़ इन द वन डिपार्टमेंट। ओके? सो गूगल करके बताइए कि वो कौन-सा डिपार्टमेंट है जो अभी सारा डेटा मैनेज कर रहा है? कमेंट में बताइएगा। तो अभी क्या है, ये सारा जो कलेक्शन मिलता है, इसके हिसाब से हमें डेटा सफिशिएंसी होती है। तो वो 5 साल में एक राउंड द क्लॉक हमारा जो भी एक, सो एनएसएसओ हर एक साल डेटा कलेक्ट नहीं करता है। वो 5 साल में एक सैंपल अपना निकालता है।
तो 5 साल से कम नहीं होना चाहिए जैसे हमने डिसाइड किया, और 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 साल से ज़्यादा है तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए। अगर ये यूक्रेन रशियन वॉर और या फिर ये गाज़ा इज़राइल वॉर बढ़ जाती, या ये मिडल ईस्ट में ले लेती और प्राइस उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होते, या रेड सी में जो हाउदीज़ अपने ट्रेड रूट को इम्पैक्ट कर रहे थे, तो हो सकता है वो हमारे लिए राइट ईयर ना हो बेस ईयर चूज़ करना। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, एवरीथिंग इज़ स्मूथ। थोड़ी-सी जो उतार-चढ़ाव आते हैं, ऐसा कोई डिकेड नहीं है अगर अपने पिछले 50 साल में देखें, जहाँ कोई ना कोई वॉर चल नहीं रही थी। पहले सोवियत अफ़गान चल रही थी, फिर उसके बाद प्रॉक्सी चल रही थी, फिर गल्फ चल रही थी, फिर अफ़गान चल रही थी, अभी ये यूक्रेन और ये वाले चल रहे हैं, रशिया। तो कुछ ना कुछ कहीं तो चलता रहेगा, वो नॉर्मल-सी का पैरामीटर नहीं है, बट मोर और लेस डिमांड एंड सप्लाई और उसके हिसाब से बहुत सारे प्राइस को इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो उसे नॉर्मल-सी कहते हैं। तो आप समझ के रियल जीडीपी क्या है, क्यों ज़रूरी है, कौन यूज़ करता है उसको, और नॉमिनल जीडीपी के लिमिटेशंस क्या-क्या हैं। रियल जीडीपी को अगर आप कोट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो अगर आपको आंसर राइटिंग में आता है कि व्हाई नॉमिनल जीडीपी इज़ गिविंग यू फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और या फिर आधी इन्फॉर्मेशन, या कैसे मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है इस नॉमिनल जीडीपी के नंबर से, तो आपको इन्फ्लेशन का नंबर वहाँ काउंट करना। चाइना का इन्फ्लेशन कितना है? लेस देन 2, और ग्रो कितने से कर रहा है? 6 से। इंडिया कितना है? 7% से ग्रो कर रहा है, बट इन्फ्लेशन हमारे यहाँ 5 है, तो हम 2% से ग्रो, अगर हम एवरेज की बात करें। और चाइना कितने से कर रहा है? 4% से। तो वो हमसे अभी भी तेज़ से ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि हमारे पास स्कोप ज़्यादा होना चाहिए। हमारी गाड़ी लाइट वेट है, उनके यहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी बहुत कम है, हमारे पास बहुत है। तो हमें और मेहनत से काम करनी चाहिए, तभी जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं या और जो भी हैं, कि इंडिया इज़ गोइंग राइट इन द राइट डायरेक्शन, बट वहाँ पे बहुत सुधार की आवश्यकता है। आप जैसे ही वो बोलते हैं वहाँ बहुत सुधार की आवश्यकता है, आप चिढ़ जाते हैं। बट इकोनॉमिस्ट इज़ मेकिंग हिज़ पॉइंट एंड ही इज़ वेरी राइट। तो आपको एज़ ए जनरल पर्सन नहीं सोचना है, किसी पार्टी विशेष से रिलेटेड नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि वो इंडिया के बारे में क्या बात कर रहे हैं। You are going to decide the policies. You are going to draft the policy. So you should know basics. So this is all about the real GDP. अगले लेक्चर में हम देखेंगे जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, और नेशनल इनकम जो हम पहले ही हम आपको बता चुके हैं, बट वो फैक्टर इनकम और ये बेस ईयर की प्राइस से कैसे इम्पैक्ट होता है, और राइट पीसीआई कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये आपको क्विकली हम फटाफट बता देंगे। तो जीडीपी डिफ्लेटर और पीसीआई का इंक्लूड वर्जन हम अगले लेक्चर में डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी गाइस। गुड लक, कीप क्यूरियस, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।